नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। कारोबारी वर्ग हो या फिर आम जनमानस, हर किसी को इंतजार है 1 फरवरी का, यानी बजट डे का। आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति, हर कोई अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं वित्त मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हम प्रॉपर्टी प्लस में रियल एस्टेट के अलग अलग पहलुओं को कवर कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों को हर वर्ग तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि वित्त मंत्री से रियल एस्टेट सेक्टर वाकई क्या कुछ उम्मीदें रख रहा है। तो इस एपिसोड में भी मैंने डेवलपर से बात की, मैंने श्रमिकों से बात की, मैंने होम बायर से बात की, तो क्या कुछ उनकी डिमांड निकल कर आई, आप भी देखिए इस एपिसोड में। यूपी रेरा में शिकायतों के निपटारे में आई तेजी। 2022 तक 89% शिकायतों का निपटारा, तो वहीं 77% आदेशों का हुआ पूर्ण अनुपालन। 2022 में सबसे अधिक शिकायतें गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और गाजियाबाद से संबंधित। 1 मई 2017 से दिसंबर 2022 तक यूपी रेरा में लगभग 47,000 से ज्यादा शिकायतें हुई दर्ज। लगभग 42,000 शिकायतों का हुआ निपटारा। 12,800 मामलों में से लगभग 9,900 मामलों में अंतिम आदेश का हुआ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित। बजट में वित्त मंत्री से श्रमिकों की मांग, बढ़े मजदूरी और लगातार काम मिलना हो सुनिश्चित। जी बिजनेस पर दैनिक श्रमिकों ने साझा की अपनी उम्मीदें। घर खरीदारों की वित्त मंत्री से डिमांड, घटे टैक्स का बोझ, तो वहीं बचत बढ़ाने को लेकर हो ऐलान। महिलाओं के लिए विशेष छूट की मांग। स्वामी फंड का दायरा बढ़ाने के साथ नियम में बदलाव की मांग, तो वहीं स्वामी फंड के दायरे से बाहर अटके प्रोजेक्ट्स को लेकर भी विचार करें वित्त मंत्री। होम बायर संगठन एफपीसीई की डिमांड। लेकिन रियल एस्टेट में जो बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी हिस्सा है वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, मजदूरों का, जो साइटों पर काम करते हैं, निर्माण करते हैं और उसके बाद आपका घर बनकर तैयार होता है। तो उनकी भी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि वो क्या चाहते हैं इस बार वित्त मंत्री से। तो हमारे साथ हम कंस्ट्रक्शन साइट पर आए हुए हैं, वहाँ पर ढेर सारे लेबर हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि तमाम योजनाएं ऑलरेडी सरकार ने इन मजदूरों के लिए बनाई हुई हैं। बात चाहे उज्ज्वला योजना की हो, बात चाहे अटल पेंशन स्कीम की हो, बात चाहे स्किल इंडिया की हो, बात चाहे सुकन्या समृद्धि की हो। तो ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जो गरीब वर्ग से जुड़ी हुई हैं, लोगों के विकास में सहयोग देती हैं। लेकिन उन योजनाओं का इन्होंने कितना लाभ उठाया, कितना उसके बारे में जानते हैं, बजट को कितना जानते हैं, इन सब चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है बजट आने वाला है? हम सबको तो कुछ पता है ही नहीं कोई चीज़ के बारे में। बजट के बारे में पता है? बजट क्या होता है? नहीं, सुना हो सिर्फ। क्या होता है बजट? बजट का मतलब यही जो सरकार कोई लाभ के लिए देता है। मैं आपको सरल शब्दों में बता दे रहा हूँ। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि आप जितना कमाते हैं उसमें कितना पैसा आप दवाई के लिए रखिएगा, कितना आप खाने के लिए रखिएगा, कितना बच्चे की पढ़ाई के लिए रखिएगा। इसी तरह से सरकार पूरे देश का बजट बनाती है। उस देश में स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे ऐसे पैसा खर्च करती है। तो उसमें सब लोग अपनी उम्मीदें बताते हैं कि हमको इतना हमारे लिए कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो आप सरकार से कुछ मांग रहे हैं, आपकी कुछ आशाएं हैं सरकार से? मांग तो जरूर है, गरीब आदमी मांगबे न करेगा। क्या मांग रहे हैं? क्या मांगेंगे? जो हम लोग को मजदूरी बढ़ना चाहिए, और क्या। मजदूरी बढ़ना चाहिए, ये एक बड़ी बात है कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि मजदूरी हम हो, ये हो या जो भी हो, वो अपनी मजदूरी, अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल। क्या करते हैं नंदलाल? लेबर काम। वित्त मंत्री जो हैं देश की, वो आपको सुन रही हैं अगर, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे होंगी आपके वित्त मंत्री से? हम लोग क्या मांगेंगे, यही लेबर ये थी, मजदूरी बढ़ना चाहिए और पगार पाने अच्छा 17-18 हज़ार रुपया बचना चाहिए। 10,000 में तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, अगला फिर सवाल यही, जवाब यही कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। लेकिन मजदूरी बढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कौशल विकास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि है, तमाम तरह की योजना है। आपको उन योजनाओं के बारे में कितना पता है, आप जानते हैं? नहीं, उतना तो खास ज़्यादा नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत मालूम है। जनधन अकाउंट है? अकाउंट हाँ है। ये सरकार से कोई आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो है, कुछ मिलना चाहिए गरीब हम लोग को। क्या मिलना चाहिए? सहायता चाहिए कुछ। मिलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अब ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ उम्मीदें हैं।
उम्मीदें हैं सरकार से कि अगर सरकार बजट लेकर आ रही है तो कुछ इनके लिए भी करे। सरकार कर रही है, लेकिन उस किए जाने को क्या अंतिम आदमी तक पूरी तरह से पहुंच पा रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ साहनी। तो रामनाथ जी, आप बजट से, वित्त मंत्री से या मोदी जी से कुछ मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार अगर बजट बन रहा है तो आपके लिए कुछ विशेष हो, आप कुछ अपनी उम्मीदें कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या? मतलब जो अपना जो है ना, अभी जो उधर गांव से आया है, हम लोग अभी गांव से आया तो इधर अभी हमको अच्छा मिल रहा है, ऐसा ही मिलते रहेगा तो हम खुश रहेंगे। शादीशुदा हैं? हाँ बालक बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3, लड़की लड़का दोनों? 2 लड़की 1 लड़का। सुकन्या समृद्धि के बारे में पता है आपको? नहीं। तो सुकन्या समृद्धि की योजना सरकार ने बहुत पहले से चालू की हुई है। सुकन्या समृद्धि में लड़कियों के लिए तमाम खर्चा होता है, सरकार करती है, और लड़कियों की शिक्षा के लिए उसमें बड़ा पैसा जमा कर सकते हैं। आपको पता है 250 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। कभी आपने कोशिश की जानने की? जानने के लिए कोशिश किए हैं, गांव में एक बनाए हैं। जैसे जन्म हुआ ना, उसके बाद जो फिक्स कर देता है ना, जो 25 साल शादी के वक्त मिलता है वो किया है। अच्छा। और शिक्षा के लिए बच्चों की या बच्चों की परवरिश के लिए क्या तैयारी की है आपने? उसको पढ़ाई कर रहे हैं, हमको और कुछ नहीं किए। कितनी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी स्कूल जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, उस आप बाकी कुछ नहीं किए। प्रयास ये है कि बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन अब समस्या ये है कि थोड़ी सी अज्ञानता है, पता नहीं है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है। लेकिन हर बार हर व्यक्ति से जो बात करके निकल के चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि हमारे लिए कुछ हो, वित्त मंत्री जी हमारे लिए भी कुछ ध्यान रखते हैं। हमारे से मेरा मतलब है कि इन मज़दूरों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, देश भर के तमाम प्रोजेक्ट्स में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन लेबर्स की भारी कमी है। तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेबर ही नहीं है। स्किल इंडिया प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, उससे इनको रोज़गार भी मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर जो आखिरी आदमी है उस तक ये सारी योजनाएं कैसे पहुंचेंगी, उस तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा बहुत से लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। प्रीतम जी क्रेडाई एमसीएचआई के ट्रेजरार भी हैं, तो प्रीतम जी से समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलपर एंगल से वो क्या कुछ मांग कर रहे हैं वित्त मंत्री से। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल कि हमने आपकी साइट पे आपके लेबर्स से बात की, हमने कस्टमर्स से बात की, और अब आपसे समझना चाहेंगे कि मांग की बात करें तो मांग अनंत है, आप जितना मांगिए उतना कम है, लेकिन क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके आने से रियल एस्टेट में थोड़ा और बेहतर बदलाव होगा? हालांकि 2022 में हमने बहुत अच्छी सेल देखी, बहुत अच्छे लॉन्च देखे, लेकिन इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? मोर देन 250 इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो अगर रियल एस्टेट अगर बढ़ता है और अच्छा सफल होता है तो सारी 250 इंडस्ट्रीज़ की भी फ़र्क पड़ता है। वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहले उनके जहन में ये आना चाहिए। दूसरी बात है, जैसे आपने बोला हमारे पास अनगिनत रिक्वायरमेंट है, बट कस्टमर को सेंट्रिक अगर आप रखते हैं, कस्टमर बेसिस पे आप अगर बोलते हो, तो सबसे पहली बात तो अगर कोई घर अपना सपनों का घर ले रहा है तो उस पर होम लोन लेते हैं। अगर होम लोन ले रहे हैं तो उनको उसकी कटौती मिलनी चाहिए। अब जब 2 लाख रुपए ये इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 24 आई थिंक ये जब तय हुआ था तब घरों के दाम काफ़ी कम थे। आज घरों के दाम बढ़ चुके हैं, वैसे होम लोन के भी क्वांटम बढ़ रहा है। तो ये अगर 2 लाख का अगर 5 लाख करे तो हर एक को घर लेने पे इनकम टैक्स में अच्छी सी रिबेट मिलेगी और घर परचेज सब लोग अपना घर ले सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली ये ब्यूटीफुल एक फ़ंड है, स्वामी फ़ंड करके, जो उन्होंने नवंबर 2019 में लॉन्च किया था। उसमें कुछ कंडीशंस थे। उसमें सबसे बड़ा कंडीशन था कि घर की कीमत 2 करोड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला, इन्फ्लेशन के कारण और मेट्रो सिटीज़ में 2 करोड़ के ऊपर के घर बनते हैं और उधर भी हमारे सिटीजन्स, टैक्स पेइंग सिटीजन्स स्टक है कोविड की वजह से। इस 2 करोड़ के अगर सीलिंग को वित्त मंत्री ने इस आने वाले बजट में 3 करोड़ कर दिया तो मेरे हिसाब से 50% और इन्होंने आई थिंक 7-8 हज़ार करोड़ रुपए डिसबर्स किया है 25,000 करोड़ में, तुरंत 10,000 करोड़ हो जाएगा ये।
अभी फंडिंग की क्या स्थिति है, क्या क्या देख रहे हैं आप क्रेडाई एमसीएचआई में, जो आपके छोटे शहरों के डेवलपर्स हैं या जो नॉन ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उनको क्या फंड आसानी से मिल रहा है या अभी भी दिक्कतें हैं? एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में पहले से फंडिंग नहीं मिलती थी। एक LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ही मात्र कंपनी थी जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ये प्राप्त होता था उनको। उसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी नहीं हुई, और उनकी वजह से जब दिक्कतें आई तो सबको किसको आई, जिसकी सबसे ज़्यादा लोन था, किसी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में लोन ही नहीं था उनके तहत, तो वो बच गए। पर अगर ग्रोथ आज के बाद अगर मुमकिन होना है तो कैपिटल एंड डेट दोनों साथ में इन्वेस्टमेंट आनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत कम ऑप्शंस है टीयर 2 टीयर 3 डेवलपर्स के पास फंडिंग के। तो अपने एज अ गवर्नमेंट वी हैव टू प्रमोट थ्रू RBI कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फंडिंग के लिए, नॉट ओनली होम लोन्स बट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, ये सारों को फंड करने के लिए उनको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक बात है, बेहतर बात आपने कही कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जब तक फंड नहीं होगा तब तक प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे, प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा। बहुत ही बुनियादी चीज़ है जो कि समस्या हम लंबे समय से देख रहे हैं, फंडिंग की समस्या। हालांकि डिमांड अनंत है, उसके बाद भी एक बड़ा सवाल ये भी है कि वित्त मंत्री किन डिमांड को पूरा करती हैं और किन डिमांड को अधूरा छोड़ती हैं। हालांकि ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। कुछ हैं जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, कुछ हैं जो घर खरीद चुके हैं, अगला घर खरीदना चाहते हैं, तो सबकी तमाम आशाएं हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो घर खरीदने की चाह रखते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, एज ए होम बायर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में क्या ऐसा कर दें कि आपके लिए घर खरीदना आसान हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उनको हमारी बचत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें परिवर्तन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिकॉज़ जब भी हम लोगों को जब बचत होगी तभी हम घर खरीदने के बारे में सोच सकेंगे। नहीं तो जो हमारा घर चलाने में अगर पूरी सैलरी ख़त्म हो जाएगी, तो सैलरीड क्लास के लिए ध्यान देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सैलरीड क्लास के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक महिला भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अनीता मिश्रा। अनीता जी, आपने अगर देखा होगा कि देश में महिलाओं की ओनरशिप बहुत कम है फ्लैट्स में या घरों में, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वित्त मंत्री से कि क्या कुछ ऐसा हो कि महिलाओं की ओनरशिप बढ़े, हिस्सेदारी बढ़े और घर खरीदने के लिए वो आगे आएँ? जब महिलाएं कोई घर खरीदती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स का थोड़ा सा लायबिलिटी कम हो, और जिसके वजह से घर से भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए कि महिलाएं अपने नाम पे घर खरीदें, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा इसमें। और आजकल की महिलाएं तो वैसे भी काम करती हैं, तो एडिशनल कोई अगर इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जो अमाउंट हम परचेस करने में लगाते हैं महिलाएं सब, तो अगर एडिशनल कोई बेनिफिट मिलता है महिलाओं के लिए टैक्स में, तो और भी ज़्यादा आसानी होगी घर खरीदने के लिए। बिल्कुल, टैक्स में कुछ ऐसी छूट मिले महिलाओं के लिए जो विशेष तौर पर हो, ताकि उनका रुझान बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े। सर, क्या नाम है आपका? अनंत पेटे। आनंद जी, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर? जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा वो हिसाब से जो सैलरीड लोग हैं उनके जो स्लैब्स है, तो इनकम अगर जितनी होती है वो हिसाब से अगर बचत हो तो हम लोग पहला घर हो या दूसरा घर वो खरीदने की सोच भी सकते हैं अच्छे से। और बड़ी जंप लेनी है तो उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो वो हिसाब से अगर टैक्स में बेनिफिट हो, या बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स है जो हमेशा फ्लोटिंग और फिक्स में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, उसके बारे में अगर कुछ सोचे तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। पहला घर खरीदने पर तो ऑलरेडी सरकार ने तमाम तरह की छूट दी हुई है, तो आपका इंटरेस्ट क्या है? पहला घर खरीदने में और ज़्यादा छूट होनी चाहिए या फिर दूसरे घर के लिए? दोनों तरफ से विचार करेंगे। तो अगर समझो हमारी तो घर खरीदी सपोज हो चुकी है, अगर हमारे अभी बेटे खरीदना चाहते हैं तो उन दोनों के विचार से अगर करेंगे तो फिर एक की बचत है और दूसरे की नहीं है, तो फिर सेम ही हो गया कि मेरा पहला ही घर हो गया। तो उसके बारे में अगर कुछ हो सकता है विचार तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों लोगों के लिए विचार हो, जो पहला घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी और जो दूसरा घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश्वर सोनावने। राजेश जी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वित्त मंत्री से? क्या आप चाहते हैं कि घर खरीदने के लिए आसानी हो जाए? जैसे कि इन तीनों लोगों ने जो उनका स्टेटमेंट दिया है बेसिकली सेम है मेरा भी, क्योंकि आम आदमी वही सोचता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जितना मैक्सिमम सेविंग हुए वो, सो दैट दे कैन अफोर्ड टू पे EMIs।
अगर ईएमआई पे करेंगे और अपना घर भी चला सकते प्रॉपरली तो लोग घर नया लेने की सोच सकते हैं, जिससे कि रियल इस्टेट मार्केट में भी बूम आ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी का जो स्टाइल ऑफ लिविंग है बेसिकली, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी वैसा है नहीं, सब अपना अपना घर लेना चाहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वो रियल इस्टेट में काफ़ी है बूम, बट ड्यू टू सैलरी इश्यूज एंड टैक्स में इश्यूज लोग वो सोच नहीं पाते उसके बारे में। लेकिन अगर ये बजट में अगर उसके लिए कुछ अच्छे स्कीम्स लाएंगे गवर्नमेंट, तो उससे डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही। यानी सीधे तौर पर अगर आप समझना चाहें तो टैक्स थोड़ा कम हो जाए, सेविंग थोड़ी बढ़ जाए, ताकि घर खरीदने में जो आप सुविधाएं देते हैं, जो सरकार सुविधाएं देती है, वो थोड़ी सी और बढ़ाई जाएं, ताकि घर खरीदने को लेकर लोगों का रुझान बढ़े। तो ये देखा आपने कि चाहे श्रमिक हों, चाहे डेवलपर हों, चाहे होम बायर हों, उनकी अपनी अपनी मांगें हैं और हर कोई बजट में इस बार कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहा है। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे एफपीसी, जो कि देशव्यापी संगठन है होम बायर्स की, उसके प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और प्रॉपर्टी प्लस में बजट एक्सपेक्टेशन पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स यानी एफपीसी के प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय जी। एफपीसी देशव्यापी संस्था है होम बायर्स की, जो कि पारदर्शिता को लेकर काम करती है कि रियल एस्टेट किस तरह से पारदर्शी बने, इंडस्ट्री और सरकार के बीच सामंजस्य का काम करती है, होम बायर्स की आवाज़ उठाती है। तो अभय उपाध्याय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर। तो अभय सर, हम बजट एक्सपेक्टेशन पर अलग अलग हिस्सों पे बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग से बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट के, होम बायर से भी हमने बात की। उनके जो विषय थे, उनके जो मुद्दे थे, वो नितांत निजी थे। बचत पर वो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि टैक्स किस तरह से कम हो। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ओवरऑल अगर हम होम बायर्स के संगठन के तौर पर देखें तो क्या कुछ बेहतर होना चाहिए ताकि घर खरीदना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो, ओवरऑल होम बायर्स के लिए घर खरीदना पारदर्शी हो जाए और बेहतर हो जाए? तो क्या आपकी उम्मीदें होंगी वित्त मंत्री से? तो पहला मेरा उम्मीद तो ये होगा कि स्वामी फंड के में फंड बढ़ा करके और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया करें जो इसके मापदंड के तहत आते हैं। और दूसरा दीपक जी, मेरा जो इससे भी बड़ा जो मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, विनम्र, बहुत कठिन काम है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर मोदी जी नहीं कर पाएंगे तो शायद कभी नहीं होगा। और अब समय आ गया है, आप जानते होंगे कि काफी सारे प्रोजेक्ट्स आज भी स्वामी फंड में भी नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। उसके होम बायर्स जो हैं वो निरंतर या तो सुप्रीम कोर्ट या एनसीएलटी या रेरा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और 10-10 साल से जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, काफी बड़े बड़े, आप देखिए यूनिटेक में क्या दुर्दशा हो रही है होम बायर्स की, आप देखिए जेपी प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, आम्रपाली में, सुपर, जितने भी, और ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हमको पता है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका हमको पता नहीं है। मेरा दीपक जी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन ये था कि क्या हम लोग इस साल को ऐसा नहीं बना दें कि एक स्लेट जो है पूरी क्लीन कर दी जाए। हम लोग ये एक उम्मीद एक बना लें, ये एक अनुमान लगा लें कि कितने रुपए में हम लोग सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें, सारे जितने भी 5 साल या सपोज करो एक 7 साल से जो बाकी प्रोजेक्ट हैं और 10-10 साल 15 साल से जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, उनको कंप्लीट करने में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसको हम लोग 5 साल में डिवाइड कर दें। तो सपोज करिए अगर 100 करोड़ की जरूरत पड़ती है तो हम इस साल 100 करोड़ उसको प्रोवाइड कर दें, अगली साल 100, तो एक ही साल में भार भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे करके सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं। होम बायर्स को कम से कम उनकी क्या ब्लेम फॉल्ट था जो वो इतना परेशानी झेल रहे हैं, उनके घर में मतलब उनकी नींद हराम हो रखी होगी। आप सोचिए इतने रुपए इतना दिन से इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब उनकी दुर्दशा पर हमको, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। तो मेरे को लगता है कि इसने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक अनुमान लगा के कंप्लीट करा देते, और उधर में जो लिटिगेशन चल रहा है, जो भी बिल्डर्स हमको रिकवरी करनी है, जो भी बिल्डर को हमको पेनलाइज करता है, वो सारी चीजें उधर चलती रहे, उनसे जो रिकवरी हो वो सरकार करे, उसमें कुछ ढिलाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होम बायर्स को उनके घर बना के दे दिए जाए, जो उनका पैसा ड्यू हो, जो उसमें देना हो, होम बायर्स भी अपना पेमेंट करें, और हम लोग एक क्लीन अगले 5 साल में एक फ्रेमवर्क बना ले। अब हम लोग क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर देंगे तो होम बायर्स का ये जो रियल एस्टेट सेक्टर के जो पुराना मेस है ये पूरा क्लियर हो जाए, और आगे से उम्मीद करते हैं कि रेरा के रहते इस तरह का बड़ा बड़ा मेस और नहीं होगा। तो जरूर उसमें ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि जो 2 लाख का जो प्रोविजन है सेक्शन 24 में,
उसको 4-5 लाख तक उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी उनको। जो लोग ऐसे हैं जिनको अभी सपोज करिए कि ये सब एक्सरसाइज करने के बाद भी EMI और ये सब इंटरेस्ट और लोन ये सब कुछ दे रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट डिडक्शन बना दिया जाए सो दैट उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाए। उसमें हम लोग क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि जिनका ऐसा केस 5 साल से ज्यादा हो, 7 साल से ज्यादा हो, कम से कम थोड़े 10% लोग भी उसमें आ जाए, उनको रिलीफ हो जाए। वो अल्टीमेटली सरकार से आदमी तभी चाहता है जब अपने तकलीफ में होता है, और उस तकलीफ को मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इन चीजों की तरफ सरकार थोड़ा ध्यान दे तो लोगों को थोड़ी रिलीफ हो जाएगी। तो मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी और देश के लिए भी बहुत बहुत अच्छा काम होगा, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्लीन रियल एस्टेट सेक्टर हो जाएगा। सर, एक और मेरा सवाल आपसे ये होगा कि रियल एस्टेट में पारदर्शिता कैसे बढ़े, कैसे जो पुरानी समस्याएं हैं वो आगे रिपीट ना हो, क्योंकि हमने देखा कि डेवलपर्स मांग कर रहे हैं कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। उससे जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट में डेवलपमेंट आसान होगा, फंड आना आसान होगा, लेकिन इसका होम बायर्स को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, होम बायर्स किस तरह से उसका लाभ उठा पाएंगे ताकि समस्याएं कम हो, होम बायर्स के लिए घर खरीदना आसान हो जाए। दीपक जी, अच्छा हुआ कि आपने मेरे को मौका दिया। मैं इसको दूसरी तरह से आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब समय ये आ गया है कि इनकम टैक्स के थ्रू जो काम रेरा करने में थोड़ा फेल हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, मतलब बजट के थ्रू हम लोग इनको कंट्रोल करें, और जिस भी प्रोजेक्ट में इनको जब अफोर्डेबल हाउसिंग में जो इनको टैक्स इंसेंटिव मिली हुई है, अगर सपोज करिए वहां पे डिले करते हैं तो उनको सारी टैक्स बेनिफिट इनसे वापस ले ली जाए, इनको पेनलाइज किया जाए उसके लिए कि आपने वो प्रोजेक्ट डिले क्यों किया, आपकी वजह से जो होम बायर सफर किया, तो आपसे हम ये बेनिफिट वापस लेते हैं। ये बजट में प्रोविजन होना चाहिए कि अगर आप अपने कमिटमेंट से अपने होम बायर्स के लिए फेल होंगे तो हम आपको जो 10 ईयर्स हॉलीडे टैक्स हॉलीडे है वो नहीं देंगे, या इंटरेस्ट पे, या हम कोई तरह का सरचार्ज आपके ऊपर में ज्यादा बढ़ा देंगे, जब तक ये थ्रेट, क्योंकि ये बिल्डर वैसे नहीं है जिनको एक रेरा अकेले संभाल पाएगा। हम लोग को इनको चौतरफा मतलब एक फूल प्रूफ जो है इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है, जिसमें सारी एजेंसी अपना अपना रोल प्ले करें। तो मेरे को लगता है वो समय आ गया है कि जब हम बिल्डर्स को ये बात बताएं कि अगर आपने फेल किया तो केवल आपको रेरा को ही फेस करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, आपको डिपार्टमेंट भी पकड़ेगा, कल आपसे बैंक भी कहेगा कि नहीं मैं अब आपके साथ में जो अगर सपोज करिए इंटरेस्ट 7% पे जो मैंने इंटरेस्ट लिया था, अब आप मैं 9% इंटरेस्ट लूंगा क्योंकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, मेरी भी गुडविल इस प्रोजेक्ट में खराब हुई है। तो मेरे को लग रहा अब वो इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है जहां पे बिल्डर को ये पता चले कि एक डिफॉल्ट केवल मेरा होम बायर से मेरा कमिटमेंट फेल नहीं हो रहा, मेरा कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेल हो रहा है, मेरा कमिटमेंट यहाँ के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फेल हो रहा है, और हम लोग अभी ये नैरेटिव उस साइड लेके जाने की जरूरत है, रात दिन के हमेशा ये कहना कि हमको ये सुविधा नहीं मिली। सुविधा तो इनको सारी मिल रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में आप बताएं, अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अफोर्डेबल के नाम हाउसिंग के नाम आपने एरिया कम कर दिया, तो बिल्डर का क्या बिगड़ा, और गवर्नमेंट उनको टैक्स पेयर के हिसाब से मनी के आप उनको कहते हैं कि 10 ईयर टैक्स हॉलीडे रहे। तो मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूं, मेरे को लगता है ये गलत पॉलिसी हो रही है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उल्टे इनको अगर ये फेल करते हैं अपने कमिटमेंट में तो इनको चौतरफा इनके ऊपर से प्रेशर आना चाहिए। मेरा तो दीपक जी उम्मीद ये सुझाव रहेगा। बिल्कुल, यानी स्वामी फंड का दायरा बढ़े और जो प्रोजेक्ट स्वामी फंड के दायरे में नहीं आते हैं उनको पूरा करने के लिए कैलकुलेशन हो, उनके लिए फंड की आवश्यकता है, उसको पूरा किया जाए। तो रियल एस्टेट को पारदर्शी और आसान बनाने का प्रयास हो, फंड की जो कमी है वो पूरी हो। लेकिन एक और अहम बात जो अभय जी ने कही है कि जिस तरह से डेवलपर्स छूट की मांग करते हैं, इंडस्ट्री के दर्जे की मांग करते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ें। अगर प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो उन पर तत्काल दंड को भी लेकर सरकार थोड़ी सी सजग हो। बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। फिर जैसा कि हमने पूरे एपिसोड में बात की, बात चाहे श्रमिकों की हो, डेवलपर्स की हो, होम बायर्स की हो, उम्मीदें सबको हैं। और जाहिर सी बात है कि अब ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, कितनी अधूरी रह जाती हैं, ये तो पता चलेगा 1 फरवरी को बजट डे पर। तो आप बने रहिए जी बिजनेस पर बजट डे के दिन महा कवरेज के लिए, ताकि एक एक बात बजट की आपको मिलेगी यहाँ पर आसान भाषा में जी बिजनेस पर लगातार।